गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग प्रशांत, प्रिंस, सुमन। गुड इवनिंग नैना, बाबर। गुड इवनिंग ऑल। आज इकोनॉमिक्स स्पेशल की पहली क्लास है। बेसिकली इकोनॉमिक्स स्पेशल से रिलेटेड डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन हम कर चुके हैं क्लास में, और एक वीडियो क्लास जो आप देख सकते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, इस टेन्योर में जो भी हमें डिस्कशन करना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको 10 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, और उसी से आज की हम शुरुआत करेंगे। वेरी गुड इवनिंग मनीष अंसारी। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ इतना डिस्कशन करना है कि इकोनॉमिक्स क्या है और रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स का यूज कब और कहाँ किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक्स को समझने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली जो इश्यूज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर एक पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसका इम्पैक्ट हमारे देश की जीडीपी पर होता है, देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर होता है, देश की इकोनॉमिक कंडीशंस पर होता है। ये जितने भी इश्यूज दुनिया भर के होंगे उन सब का डिस्कशन हम क्लास में करेंगे, और साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हमारे टॉपिक से रिलेटेड उनका डिस्कशन भी हम क्लास में करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी संसाधन हैं वो सीमित हैं, लेकिन हमारी डिज़ायर्स, हमारी वांट्स यानी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। इसीलिए हमेशा हमारे सामने एक ही प्रॉब्लम रहती है कि जितना हम अपने डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं हम उसे कभी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और इसीलिए हमेशा हमारे सामने दो अल्टरनेट होते हैं। अगर हम एक का सिलेक्शन करते हैं तो दूसरा सेक्रीफाइस हो जाता है, अगर दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो पहला सेक्रीफाइस हो जाता है। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा और किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा। अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूं कुछ खरीदने के लिए तो मैं कंज्यूमर हूं, और एक कंज्यूमर ये चाहता है कि दुकान पर रखी हर चीज वो परचेज कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए जो इनकम है, जो मनी अवेलेबल है उसके पास, मनी जो एक रिसोर्स है उसके लिए वो लिमिटेड है। अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके वो उस चीज को परचेज करना चाहता है जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आप उत्पादक हैं, आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, तो आप चाहते हैं कि हर एक बिजनेस आपका हो, उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट आपका हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, जिन चीज़ों से उत्पादन किया जाता है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है। अपने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से आपको वो ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना है जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रॉफिट दे सकता है। आप ही कंज्यूमर हैं और आप ही प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जब कंज्यूमर हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रोड्यूसर हो जाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सन बेसिकली अपनी लाइफ में दो रोल प्ले करता है। एक वो रोल जहां से वो इनकम अर्न करता है, और दूसरा वो रोल जहां पर वो अपने उस इनकम को स्पेंड करता है। तो जब आप इनकम अर्न करते हैं तब आप प्रोड्यूसर हैं, जब आप इनकम को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तब आप कंज्यूमर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम एक तीसरा रोल भी प्ले करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट। यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही सरकार भी हो सकता है, क्योंकि सरकार क्या है अपने आप में समझिएगा। सरकार का मतलब है एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच रिप्रेजेंट दी होल इकोनॉमी। सरकार उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो देश का नेतृत्व करते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए आज कि देश की सरकार क्या है, तो आप किसे सरकार कहेंगे? आप कहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार हैं, राजनाथ सिंह सरकार हैं, अमित शाह सरकार हैं, निर्मला सीतारमन सरकार हैं। लेकिन ये तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं। यानी कि जब नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ खरीदने दुकान पर जाते होंगे तो वो कंज्यूमर हो जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी अपना कोई सामान बेचते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं अगर, तो वो प्रोड्यूसर हो जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो देश की जनता के लिए फैसला करते हैं तब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हैं, तब वो देश की सरकार हैं, और वो चाहते हैं कि देश के बजट को इस तरह से एलोकेट किया जाए
कि देश में हर एक वर्ग का, हर एक तबके के लोगों का, हर एक रिलीजन के लोगों का वेलफेयर हो जाए। लेकिन ये करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि देश में वेलफेयर करने के लिए सरकार के पास जो बजट है वो बहुत लिमिटेड है। तो एक इंडिविजुअल जब कंज्यूमर है उसके पास इनकम लिमिटेड है, एक इंडिविजुअल जब प्रोड्यूसर है तो उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, और जब एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है तब उसके पास बजट लिमिटेड है। उस अपने लिमिटेड बजट को यूटिलाइज करके अपनी मैक्सिमम नीड को सेटिस्फाई करना, आपके लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ढूंढना, मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना, या देश का मैक्सिमम वेलफेयर करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है। इकोनॉमिक्स क्या है? जब लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना हो, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप बिल्कुल समझिएगा। बिल्कुल अभिजीत, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास को देखने के बाद मैं आपसे बिल्कुल गारंटीड कहता हूं कि जब आप सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे इस एग्जाम में जो पूछे गए और हमारी क्लास में जिनका डिस्कशन होगा, आपको बिल्कुल ये पीसीएस के होंगे, यूपीएससी के होंगे, प्रीलिम्स के होंगे, और ये सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ के होंगे। तो हर एक बात समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन बिल्कुल आपको वक्त देना होगा, पेशेंस रखना होगा चीज़ों को कवर करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बिल्कुल प्रिया एलोबरेट किया जाएगा, हर एक बात को समझ में आपको आना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमेशा हमारे सामने दो अल्टरनेट होते हैं। अगर हम एक का सिलेक्शन करते हैं तो दूसरा सेक्रीफाइस हो जाता है, अगर दूसरे का सिलेक्शन करते हैं तो पहला सेक्रीफाइस हो जाता है। जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया वो ठीक है, हमारे लिए है, लेकिन जो हमने छोड़ दिया, जिस ऑल्टरनेट को सेक्रीफाइस कर दिया है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है अवसर लागत। तो हमेशा याद रखना है वो बेस्ट ऑल्टरनेट, अदर बेस्ट ऑल्टरनेट जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान की बात करते हैं, उसके पास ज़मीन है जिस पर वो खेती कर सकता है, अगर एक टाइम पर वो गेहूं और चावल दोनों की खेती कर सकता है तो उसे सेलेक्ट करना होगा कि अगर वो गेहूं सेलेक्ट करता है तो उसके चावल छूट जाएंगे, अगर वो चावल का सिलेक्शन करता है तो गेहूं का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसी तरह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो शुगर इंडस्ट्री सेटअप करता है तो क्लॉथ इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, अगर वो क्लॉथ इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो शुगर इंडस्ट्री नहीं कर सकता। तो बिल्कुल अमरेश, क्लास में एमसीक्यू भी होंगे, तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आज की क्लास आप देख लीजिए। आज की जो क्लास आपकी होगी तो बिल्कुल उस क्लास के बेस पर आपका डिसीजन होगा इस बैच से जुड़ने या ना जुड़ने के लिए। तो इस बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 45+ आवर्स की होगी, यानी कि लगभग 2 महीने का टाइम लगेगा इस पूरे को कवर करने के लिए। तो हमेशा याद रखना है कि जो ऑल्टरनेट हमने सेक्रीफाइस कर दिया है, अदर बेस्ट ऑल्टरनेट विच सेक्रीफाइस, जो छोड़ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अन्य सर्वोत्तम विकल्प जिसे त्याग दिया है, गेहूं को सेलेक्ट किया तो चावल को त्याग दिया, शुगर इंडस्ट्री का सेटअप किया तो क्लॉथ इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहली बात याद रखनी है, वो सर्वोत्तम विकल्प जिसका त्याग दिया गया, जिसे छोड़ दिया गया है किसी एक ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिल्कुल सीडीएस जो कि आपका 2020 की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उससे पहले पहले समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल विनीत हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा ये बैच, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पर हम बात करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है याद रखना है, जब आप दो में से एक का सिलेक्शन करते हैं और एक आपका सेक्रीफाइस हो जाता है, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि इकोनॉमिक्स क्या करती है, इन दोनों अल्टरनेट में से जो बेहतर है उसका सिलेक्शन करना आपको सिखाती है। और ये सिलेक्शन कैसे होता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं याद रखें। तो इकोनॉमिक्स जो है
ये हमें सिखाती है कि विच वन इज अ बेटर। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, याद रखिएगा, उन प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। यानी कि दुनिया में जो समस्याएं हैं उन्हें आर्थिक समस्याएं कहा जाता है। आपके एक एक डाउट को सॉल्व करूंगा, लेकिन आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा और क्वालिटी को समझिएगा इस चीज की। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, यानी कि जो समझाती है आर्थिक समस्याएं कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। आपको याद रखना है, जब भी आप दो में से एक का सिलेक्शन करते हैं और एक सेक्रीफाइस कर देते हैं, दो में एक का सिलेक्शन करना और एक सेक्रीफाइस कर देना, यानी कि चयन की जो समस्या है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है। तो बिल्कुल सुनील, करंट भी पढ़ेंगे हम क्लास के अंदर। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है, उसका रीजन आपको पता है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी वांट्स यानी कि इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करना, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसे क्या कहते हैं एक सिंगल वर्ड के अंदर। तो याद रखिए, जब हमारी वांट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्स कम होते हैं, उस सिचुएशन को स्कैरसिटी कहा जाता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वो ऑल्टरनेट जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया है, यानी जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये हमें किससे पता चलता है, क्यों हमें सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। बिल्कुल मयूर, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। बिल्कुल अरुण, पूरे भारत वर्ष से लोग जुड़े हैं, आप कानपुर से हैं। तो स्कैरसिटी यानी कि वो प्रॉब्लम है जब हमारे रिसोर्स हमारी वांट्स के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण ही इकोनॉमिक्स एमर्ज की गई है। जो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति है वो इसीलिए हुई ताकि इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको इकोनॉमिक्स में मिलता है। और बेसिकली आपको याद रखना है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है अपने आप में, तो याद रखें, अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो स्कैरसिटी से है। अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, तो इकोनॉमिक्स अराइज होने का जो कारण है, जो एमर्ज होने का कारण है, दैट इज स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी मीन्स क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों की कमी को स्कैरसिटी कहते हैं, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। तो बेसिकली तौर पर आपको प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम के अंदर, कि जब आप चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक ही आंसर रट सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही एक आंसर आपके एग्जाम में अवेलेबल हो। तो इकोनॉमिक्स का एक आंसर स्कैरसिटी हो सकता है, दूसरा आंसर लैक ऑफ रिसोर्स हो सकता है, तीसरा आंसर लिमिटेड रिसोर्स विद अनलिमिटेड वांट्स हो सकता है, चौथा आंसर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो सकता है, चयन की समस्या, और पांचवा आंसर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये डिसीजन इकोनॉमिक्स में होंगे। तो बिल्कुल राहुल, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इतने आसान नहीं रहते। अब आप देख पाएंगे, बिल्कुल आपकी क्लास का जो कंटेंट होगा, बिल्कुल दैट इज संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है। हमेशा दो में से एक का सिलेक्शन करना होगा और एक दूसरे को सेक्रीफाइस करना होगा। अब देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और मुझे दिखाइएगा, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, कि इनमें से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी। तो ध्यान से देखेंगे आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है, चेंज इन टोटल कॉस्ट,
जितना कि कुल लागत में परिवर्तन है इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। सेकंड है कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो लागत जो दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती, जो दोबारा रिकवर नहीं की जा सकती, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। तीसरा है अदर बेस्ट ऑल्टरनेट, कोई भी दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट जो है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड देन फोर्थ वन इज अ प्रमोशन कॉस्ट, या फिर जो विक्रय लागत आती है इसे कहा जाएगा। तो बहुत आसान है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है दैट इज द अदर बेस्ट ऑल्टरनेट। ये सवाल बहुत ही आसान है एग्जाम के लिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को अब आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, और ये पहली लाइन से जो मैंने पढ़ा है आप उसको समझेंगे यहां पर ध्यान से। और क्वेश्चन ये है इफ ए कमोडिटी प्रोवाइडेड फ्री टू कंज्यूमर बाय गवर्नमेंट, तो आधा ही दिख रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कर क्वेश्चन। तो अगर कोई भी कमोडिटी जो कि सरकार फ्री में प्रोवाइड करती है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को फ्री में, उसे क्या कहते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया और आप में से बहुत कम लोग ही इसका जवाब जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने गलत सिलेक्ट किया तो हमारा नेगेटिव मार्क्स भी जा सकता है। तो याद रखें, तो इस कंडीशन में जो अवसर लागत है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या वो जीरो हो जाएगी। सेकंड वन है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नहीं होगी, उसे इग्नोर किया जाएगा यहाँ पर। थर्ड ये है कि जो अवसर लागत है वो ट्रांसफर हो जाएगी टैक्स पेइंग पब्लिक को, जो लोग टैक्स पे करते हैं वो उस कॉस्ट को बियर कर रहे होंगे। और फोर्थ ये है कि वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बेसिकली अब आपको यहां पर याद रखना है कि अगर कोई कमोडिटी फ्री प्रोवाइड की जाती है किसी भी पब्लिक को, जैसे कि अब हम बात करते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी है एट प्रेजेंट, जो कि फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करती है वुमेन्स को, जो कि 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है देश के डोमेस्टिक मीटर्स के लिए, राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर। इन सब जो फ्रीबीज जिन्हें कहा जाता है, इस कंडीशन में याद रखिएगा द राइट आंसर इज सी। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहां ट्रांसफर होगी, टैक्स पेइंग पब्लिक को ट्रांसफर होगी। तो याद रखेंगे वो टैक्स पेइंग पब्लिक की जेब पर बर्डन बढ़ रहा है, जो कि उन लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तो बिल्कुल खाली है, वो तो इंडिविजुअल पर्सन है। तो गवर्नमेंट के पास जो कुछ आता है वो टैक्स पेइंग पब्लिक से आता है, तो टैक्स पेइंग पब्लिक पर वो ट्रांसफर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा पोर्शन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स से आती है, और इसका रीजन जो है वो स्कैरसिटी है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन के अंदर एक सवाल पूछा गया है, और इसी को आप ध्यान में समझ पाएंगे एग्जाम के लिए कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एक तरीका समझाने की कोशिश की है। तो फ्री कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्रयास वो किसी और की जेब पर बर्डन दिल जाता है, गवर्नमेंट अपने पास से कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछिएगा, जो इकोनॉमिक्स एमर्ज ड्यू टू, इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति है, अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो किस कारण से हुई है, ये हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन भी है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तु का उत्पादन करने से हुई है। सेकंड वन इज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई यानी मांग व पूर्ति के कारण हुई है। थर्ड वन इज स्कैरसिटी, दुर्लभता से हुई है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इकोनॉमिक्स में आता है, डिमांड एंड सप्लाई भी इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन याद रखें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तब होगा जब इकोनॉमिक्स होगी, डिमांड एंड सप्लाई तब होगी जब इकोनॉमिक्स होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स तब होगी जब स्कैरसिटी होगी। तो याद रखें जब तक दुर्लभता नहीं है, जब तक प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक्स एमर्ज होने का अगर आपसे कारण पूछा जाए दैट इज स्कैरसिटी, या कह सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी को स्कैरसिटी कहा जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है सभी को कि किस तरह के क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, और ये एक लाइन में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपको, बिल्कुल बस जुड़े रहिए साथ में।
और अगला पॉइंट आप देखते हैं कि अब सवाल पूछता है स्कैरसिटी रेफर्स टू। स्कैरसिटी क्या है? बेसिकली तौर पर आप जानते हैं कि स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर हमारे संसाधन कम हो और हमारी डिजायर्स ज़्यादा हो, इच्छाएं ज़्यादा हो और उनको पूरा करने वाले संसाधन कम हो, यानी कि संसाधनों की कमी को स्कैरसिटी कहते हैं। लेकिन हमारे इस ऑप्शन के अंदर देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कि दुर्लभता क्या है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो, जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से, या जब सप्लाई कम हो डिमांड से, एंड देन नन ऑफ द अबव। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं कि नन ऑफ दीज लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर संसाधनों की कमी जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं गया, या फिर वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, रॉन्ग अटेम्प्ट करने का भी नुकसान है और छोड़कर आने का भी नुकसान है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसलिए याद रखिएगा। तो बिल्कुल ये एमसीक्यू बैच क्वेश्चन है और आपको टॉपिक के साथ समझना होगा कि जब ये क्वेश्चन को पूछा जाता है तो किस तरह के डाउट्स क्रिएट होते हैं आपके माइंड में। तो याद रखें कि स्कैरसिटी क्या है? जब आपकी डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, यानी कि जब आपकी सप्लाई कम हो जाए डिमांड से, दैट इज थर्ड। तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको जरूर मिलेंगे, बिल्कुल प्रशांत बाबर। तो याद रखें, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसका संबंध स्कैरसिटी से है, जिसका मतलब है संसाधनों की कमी, या जिसका मतलब है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है। अब देखिएगा, अब पहली बात समझिएगा कि क्या दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स में होगा? तो ध्यान से देखेंगे, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है एक्चुअली, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है, ये शब्द कौटिल्य ने दिया था, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब इस इकोनॉमिक्स को, यानी कि हिंदी में अर्थशास्त्र जब कौटिल्य ने कहा था, तो उन्होंने इस अर्थ का मतलब मनी को डिफाइन किया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है इन अर्थशास्त्र, अर्थ स्टैंड फॉर, अर्थ का मतलब क्या है, तो अर्थ रेफर टू मनी, अर्थ का संबंध धन से है। यानी जितनी भी समस्याएं धन से जुड़ी हैं तो उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है, और जो प्रॉब्लम हमारी धन से जुड़ी नहीं है, जिसमें मनी का डिस्कशन नहीं होता, उन्हें हम अनार्थिक समस्याएं कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो बिल्कुल हम डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको हर एक चीज़ नज़र आएगी, बिल्कुल यूपीएससी का लेवल हम टच करेंगे, इससे फाउंडेशन कोर्स होगा ये यूपीएससी के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें एक का मतलब है हिंदी में आर्थिक क्रियाएं और दूसरे का मतलब है अनार्थिक क्रियाएं। इसका मतलब क्या है समझिएगा, ऐसी एक्टिविटीज जो कि मनी से रिलेटेड हैं, जो कि अर्थ से जुड़ी हैं, जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। और वो एक्टिविटीज जो मनी से रिलेटेड नहीं है उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स स्पेशल का बैच ले रहे हैं तो कुछ डिफर होना चाहिए एक रेगुलर बैच के कंपैरिजन में, और वही आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक का मतलब है जो क्रियाएं अर्थ से जुड़ी हैं, यानी कि जो चीजें मनी से जुड़ी हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कहीं जॉब करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर आप फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं प्रोडक्शन के लिए, इनकम के लिए, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं, रिलीजियस वर्क करते हैं, कोई पॉलिटिकली काम करते हैं, या फिर कोई कल्चरल वर्क करते हैं जहां पर आपका मोटिव इनकम अर्न करना नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो नॉन इकोनॉमिक का मतलब है जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोई सामाजिक कार्य करना, कोई सांस्कृतिक कार्य करना या कोई धार्मिक कार्य करना। लेकिन जो चीजें मनी से जुड़ी हैं, बेसिकली तौर पर आपको याद रखना है कि जैसे कि आप प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हैं, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई वर्क करते हैं, अगर आप प्राइमरी सेक्टर में हैं तो वो मनी पर्पस के लिए होगा, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, तो भी आप मनी के पर्पस से इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। अगर आप टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, तृतीयक क्षेत्र की, तो जो मनी रिलेटेड एक्टिविटी हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र में होंगी। इसके अलावा चतुर्थक और पश्चिम भी होगा। तो मेनली होता क्या है कि हमारे क्लास के अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब यूपीएससी या सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी कई बार ऐसा होगा कि वो चौथा ऑप्शन देता है आपको क्वाटनरी या फिर पांचवा ऑप्शन देता है क्वेनरी। तो जो चतुर्थक और पश्चिम क्षेत्र होंगे उनका क्लासिफिकेशन भी आपको आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है कि कोई भी एक्टिविटी अगर मनी से रिलेटेड होगी तो उसे इकोनॉमिक कहा जाएगा, और मनी रिलेटेड अगर एक्टिविटी नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मींस ऐसी समस्याओं को सॉल्व करता है जहां पर रिसोर्स लिमिटेड हैं और डिजायर अनलिमिटेड हैं, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मनी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स के दो संबंध हैं, याद रखिएगा। तो दो पॉइंट है, देखिएगा बहुत ध्यान से। पहला तो मनी के साथ है, जब भी बात इकोनॉमिक्स की होगी उसका कनेक्शन या तो मनी से होना चाहिए या दूसरा कनेक्शन उसका स्कैरसिटी से होना चाहिए। अगर मनी या स्कैरसिटी की बात हो रही है तो वो हमेशा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब देखिएगा, हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, और क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते तो क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। गुड्स विच आर स्केयर, तो गुड्स जो कि स्केयर हैं, जो कि दुर्लभ हैं, जो कि कम हैं, और उसमें आपसे पूछा गया है कि ये कंज्यूमर गुड्स होगी, ये प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगी, इकोनॉमिक गुड्स होगी या फिर इंटरमीडिएट गुड्स होगी। तो बिल्कुल डिमांड सप्लाई भी पढ़ाई जाएगी, और आप बिल्कुल आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं मेरा, और उसमें आपको हर एक बात पता चलेगी कि हम मनीष क्या क्या करने वाले हैं क्लास में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, तो इकोनॉमिक्स का एक मतलब तो मनी से होगा, जहां भी मनी रिलेटेड बात होगी वो इकोनॉमिक होगी, और दूसरा संबंध जो है वो स्कैरसिटी से बताया था, दुर्लभता से बताया, जहां भी चीजों की कमी होगी उसे इकोनॉमिक कहा जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे देख क्वेश्चन नजर आ रहा है बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आते हैं आपको लॉजिकल तरीके से सोचना होगा, और वो लॉजिकल तरीका क्या है एग्जाम में समझने के लिए, तो जो गुड्स कम हैं बाजार के कंपैरिजन में, ऐसी गुड्स को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे, आर्थिक वस्तु कहेंगे। तो बहुत ध्यान से समझ में आ रही है बात। ऐसी एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड है उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसे क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो चीजें बाजार में कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, उस कंपैरेटिवली क्या कहेंगे, दैट इज इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल आपके, बिल्कुल प्रशांत। तो बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है ये प्रशांत मेंस के लिए, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारे सीजीएल में पूछा गया है। 2015 के सीजीएल का एक क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा फिर से, और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा हमारे टॉपिक से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, माफ कीजिएगा इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें कौन सी एक्टिविटी का सवाल है कि वो जो इकोनॉमिक नहीं है, जो कि नॉन इकोनॉमिक है, अनार्थिक है। तो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। तो बिल्कुल एनटीपीसी, आप रेलवे की बात कर रहे हो, एनटीपीसी आरआरबी की बात कर रहे हो अमित, तो बिल्कुल वहां ये हेल्पफुल होगा। तो बिल्कुल सब कुछ हम बढ़ेंगे, नया जीडीपी करेंगे, हर चीज नए कमेंट में करेंगे। तो बिल्कुल सोनाधारी, बिल्कुल आपका कमेंट शो हो रहा है बिल्कुल। तो वो गुड्स जो चीजें इकोनॉमिक हैं, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग
टाइप किया गया है हमारी तरफ से। तो पहला पॉइंट ये है कि टीचर टीच इन इंस्टीट्यूशन। अगर कोई टीचर इंस्टीट्यूशन में टीच करता है तो बेसिकली आप जानते हैं कि वो इससे अर्निंग करता है, पैसा कमाता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सेकंड वन ये है, तो बिल्कुल तो डी आंसर रहेगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अगर टीचर सर्व शिक्षा अभियान में पढ़ता है तो बिल्कुल अनुज, थैंक यू, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर टीचर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर टीचर अपनी बेटी को पढ़ाता है तो याद रखिएगा कि वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और इस क्वेश्चन में यही सवाल पूछा गया था कि कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, वो जो मनी से रिलेटेड होंगी, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं। और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है जब टीचर अपनी बेटी को पढ़ाता है। तो बिल्कुल सौरभ, आपके कमेंट भी होंगे, सब कुछ बताया जाएगा आपको वन बाय वन। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्लास नहीं कर रहे, ज़्यादातर अपने कमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने रिप्लाईज को अपने पास ही रखेंगे समझ कर। लेकिन ये क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई टीचर अपनी बेटी को पढ़ाता है तब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। अगला पॉइंट देखेंगे और चलिए इधर ध्यान रखिएगा। तो याद रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो ऑल्टरनेट जो हमने सेक्रीफाइस किया है। इकोनॉमिक्स किस कारण से एमर्ज हुई है, स्कैर्सिटी के कारण से। स्कैर्सिटी क्या है, संसाधनों की कमी है। जो मनी रिलेटेड एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो मनी रिलेटेड नहीं है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद समझिएगा ध्यान से। तो एक देश के अंदर आप जानते हैं कि भारत 125 करोड़ की आबादी का देश है, और इस देश में हर इंसान कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। वो कहीं से इनकम अर्न करता है तो दूसरी जगह उस इनकम को स्पेंड करता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जब वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो उसका लक्ष्य अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। लेकिन जब वो प्रोड्यूसर, उत्पादक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है। ये दोनों जो पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं जो भी हमारे देश में डील करती हैं। अब याद रखिएगा कि देश में बेसिकली दो तरह की इकोनॉमिक थ्योरीज चलती हैं। एक होती है टू सेक्टर थ्योरी। ये जो टू सेक्टर थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि देश में सिर्फ दो ही क्षेत्र हैं। एक कंज्यूमर है जो कि वस्तु खरीदता है यानी कि उपभोक्ता है, और दूसरा प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है। सिर्फ दो ही हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, उपभोक्ता और उत्पादक हैं। इसके अलावा देश में कोई नहीं है। लेकिन जब हम इसे थ्री सेक्टर थ्योरी कहते हैं, यानी इस थ्योरी के अंदर एक और पार्ट इंक्लूड हो जाता है। तो थ्री सेक्टर थ्योरी में आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर है जो कि प्रोडक्शन को परचेज करता है यानी कि उपभोक्ता है। दूसरा प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है। और तीसरा सेक्टर जो इसमें इंक्लूड होता है, इस पूरे देश को चलाने वाली सरकार है जो कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, इंडिविजुअल पर्सन से भी और बिजनेसमैन से भी, और फिर उसे सब्सिडी के रूप में दूसरों को प्रोवाइड करती है। तो अगर टू सेक्टर थ्योरी की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर होगा। अगर हम थ्री सेक्टर थ्योरी की बात करेंगे तो एक कंज्यूमर होगा, दूसरा प्रोड्यूसर और तीसरी गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर हम इसी को फोर सेक्टर थ्योरी कहते हैं, इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2, 3 और 4 सेक्टर थ्योरीज रन करती हैं। अगर आपको फोर सेक्टर थ्योरी की बात की जाए तो इसमें एक कंज्यूमर होता है जो कि प्रोडक्ट को परचेज करता है, दूसरा प्रोड्यूसर है जो कि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तीसरी गवर्नमेंट है जो कि इंडिविजुअल और बिजनेसमैन से टैक्स कलेक्ट करती है और सब्सिडी देकर वेलफेयर करती है, और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बाकी देश जिनके साथ हम
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल मेंस कवर हो जाएगा स्टेट पीसीएस के, मेंस के हेल्पफुल होगा विक्की। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो चौथा पॉइंट है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शेष विश्व है जिसके साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो 2 सेक्टर थ्योरी और 3 सेक्टर थ्योरी में हम बाकी देशों के साथ इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ अपने देश के अंदर ही डील करते हैं। यानी कि 2 और जो 3 सेक्टर थ्योरीज हैं इन्हें कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ध्यान से समझेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसे देश को, ऐसी इकोनॉमी को जो दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करती, यानी कि दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर जहां प्रतिबंध लगा होता है, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, ऐसी इकोनॉमीज को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो 2 सेक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट होगी, अगर हम 3 सेक्टर थ्योरी की बात करें तो ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट होगी। लेकिन अगर हम 4 सेक्टर थ्योरी की बात करते हैं तो समझिएगा इसे ओपन इकोनॉमी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो खुली अर्थव्यवस्था है जिसमें हम दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने को, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी कंसीडर करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर दूसरे देशों से व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी फ्रीली मूवमेंट किया जा सकता है दूसरे देशों के साथ, कोई बैरियर नहीं रहता, ऐसी इकोनॉमीज को ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जांपल बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वहां पर आप इंडिविजुअली कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि वहां पर वहां के किंग जोंग उनकी परमिशन ना हो। तो ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में बिल्कुल भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ प्रतिबंध होते हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल पर ही आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रीली नहीं है कि कोई भी इस तरह की डील कर सकता हो। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1990 तक, 1947 से लेकर 1990 तक अगर हम भारत देखते हैं तो बेसिकली हम उसे कहते हैं कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी में आता था। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करती थी देश की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती थी। लेकिन जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा राव बने, जब देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने, देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने, तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जब 91 के अंदर चेंजेस किए तो आप देखते हो कि 1991 के बाद जो भारत है, यानी आज का जो भारत है, जो कि कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर बहुत आगे जा चुका है, यानी कि भारत आज कैसी इकोनॉमी है, तो हम कहेंगे कि ओपन इकोनॉमी है। लेकिन 1990 तक भारत कैसी इकोनॉमी थी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी दुनिया के बहुत सारे देश हो सकते हैं, ऐसे देश जो इंटरनेशनल कंपटीशन से बचना चाहते हैं, जो अपनी कंपनीज को, जो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, अपनी कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय जो स्पर्धा चल रही है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा है, उससे बचाने को जो देश प्रेफर करते हैं, दैट्स अडॉप्ट क्लोज्ड इकोनॉमी। तो याद रखिएगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी कब बेटर होती है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी भी बेटर होती है जहां 2 या 3 सेक्टर थ्योरी चलती है, जब आपको प्रोटेक्शन देना हो, यानी अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाना हो, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो घरेलू उद्योग हों उनको बचाव करना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, संरक्षणवाद क्या होता है, तो याद रखना है संरक्षणवाद का मतलब होता है संरक्षण देना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, किससे, इंटरनेशनल कंपटीशन से। और ये कौन करता है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो ओपन इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं वो प्रोटेक्शन नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन। तो जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन को बढ़ावा देते हो देश के अंदर, दैट्स कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, जब आप
दो में से एक सेलेक्ट करते हो और दूसरा सेक्रीफाइस कर देते हो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये सेलेक्ट करना और सेक्रीफाइस करना इकोनॉमिक्स सिखाती है। जो मनी रिलेटेड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो मनी रिलेटेड नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत एक ओपन इकोनॉमी है, जबकि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर हम टू सेक्टर थ्योरी को देखते हैं, यानी कि जो टू सेक्टर थ्योरी है यहां पर देखेंगे ध्यान से, उसमें एक कंज्यूमर है और दूसरा प्रोड्यूसर है। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे से लिंक हैं। एक इनकम को अर्न करता है तो दूसरा उसी इनकम को खर्च करता है। ये दोनों किस तरह से डील करते हैं इस चीज को समझिएगा ध्यान से। तो टू सेक्टर थ्योरी के अंदर देखिएगा, अगर हम इस टू सेक्टर थ्योरी की बात करें तो एक व्यक्ति कंज्यूमर है, यानी कि एक उपभोक्ता है जो कि प्रोडक्ट को परचेज करता है, और दूसरा व्यक्ति प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। ये दोनों एक दूसरे से डील करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मैंने कहा जो कंज्यूमर है वही प्रोड्यूसर है और जो प्रोड्यूसर है वही कंज्यूमर होगा। एक कंज्यूमर क्या करता है कि प्रोड्यूसर्स को अपने फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। एक व्यक्ति के पास जो जमीन है, जो पैसा है, जो उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, जो लेबर हो सकता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है। तो कंज्यूमर क्या करता है कि उस एक प्रोड्यूसर को, उस बिजनेसमैन को वो सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करता है जिसकी की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को करने के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कंज्यूमर क्या करता है, प्रोड्यूसर को ये चारों फैक्टर प्रोवाइड करता है, जिसमें भूमि आती है, और इस भूमि के बदले में क्या करता है, बेसिकली तौर पर आप ध्यान से देखेंगे, जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ये लैंड प्रोवाइड करता है तो प्रोड्यूसर उसके बदले में कंज्यूमर को यानी उस व्यक्ति को रेंट देता है। जब वो लेबर प्रोवाइड करता है यानी कि एक व्यक्ति के रूप में वो काम करता है उसके पास, तो वो उसके बदले में वेजेस प्रोवाइड करता है। जब वो कैपिटल देता है यानी कि पूंजी लगाता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उस कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। जब वो एंटरप्रेन्योर होता है यानी कि उद्यमी होता है, यानी बिजनेस शुरू करने के लिए रिस्क लेता है, तो उस रिस्क के बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है। तो बात ध्यान से समझनी है कि एक कंज्यूमर क्या करता है, ये प्रोड्यूसर को सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करता है और उन फैक्टर्स के बदले में इससे इनकम करता है। इस इनकम को कंज्यूमर फिर खर्च करता है प्रोड्यूसर से गुड्स और सर्विस परचेज करने के लिए। तो बिल्कुल यूपीएससी के लिए बैच कवर होगा आयुष, और उसके बदले में अपने पैसे को फिर से खर्च करता है। यानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल चलता रहता है दोनों के बीच में। पहले कंज्यूमर प्रोड्यूसर से इनकम करता है और फिर उसी से कोई सामान खरीद लेता है और खरीद कर वही पैसा खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, और एक्सपेंडिचर करके उसने जो प्रोडक्ट बनाया था वो गुड्स या सर्विस को परचेज कर लेता है। तो बात समझ में आ रही है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये इसी को परचेज करता है। इस तरीके से पूरा देश का सिस्टम रन करता है। ये पूरी देश की एक इकोनॉमी है जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर पहले ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसके बदले में इनकम करता है, फिर उसी इनकम से खर्च करके कोई गुड्स और सर्विस को परचेज करता है। ये जो पूरा का पूरा सर्कल चलता है, दैट इज ए टू सेक्टर थ्योरी। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इनसे टैक्स कलेक्ट करती हो, यहाँ पर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जिससे आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो। तो बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाएंगे, आप परेशान समझते रहिए बस ध्यान से। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लो चलता है जहां पर आप फैक्टर्स की बात करते हो, इसे कहते हैं रियल फ्लो। ध्यान से समझिएगा। तो रियल फ्लो क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि
प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो उत्पादन करने के 4 कारक हैं और इस 4 कारक को बोलते हैं रियल फ्लो। और इसके बाद आप जब इसके बदले में पैसा लेकर आते हैं, यानी गुड्स और सर्विस जो हो गई, ये रियल फ्लो का पार्ट होता है। और जो पैसा आप खर्च करते हैं इसे कहा जाता है मनी फ्लो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पैसा इन सब के बदले में आपको मिलता है इसे कहते हैं मनी फ्लो, और जो भी आपने फैक्टर्स प्रोवाइड किए हैं इसे कहते हैं रियल फ्लो, यानी कि इसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह और इसे कहते हैं मुद्रा प्रवाह। तो देश में जब तक आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के अंदर इस पूरे फ्लो को चलाना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो कंज्यूमर है, ये जो सेव करता है या जो प्रोड्यूसर सेव करता है, उस सेविंग का क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक मेडिएटर के रूप में काम करते हैं देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक हैं, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? ये कंज्यूमर की जो सेविंग है वो लेती हैं और उसके बाद ये बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती हैं लोन के रूप में। तो हमारे देश के बैंकों का काम क्या है? बेसिकली जो भी देश में कंज्यूमर है, यानी कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है, इससे सेविंग को डिपॉजिट कराकर किसी दूसरे पर्सन को या फर्म को लोन के रूप में प्रोवाइड करना। यानी कि जब तक हम सेविंग को कन्वर्ट नहीं करते इन्वेस्टमेंट के अंदर, तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो देश के डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी सेविंग की जाती है कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के द्वारा, उसे हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट करें, जो कि लोन देकर दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि बैंक की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए, तो समझ लेंगे। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के पास, तो बिल्कुल जेई के लिए बिल्कुल प्रवीण ये बैच होगा आपका, और एसएससी जेई जो है आपका, उसमें जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे और उसके मैं क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। मान लीजिए अगर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास 1000 रुपये हैं, अगर उस 1000 रुपये की सेविंग को, बचत को वो अपने पास रखता है, तो वो 1000 ही रहेंगे, चाहे 1 साल हो जाए या 2 साल या 5 साल हो जाए। लेकिन अगर वो उस 1000 रुपये को किसी बैंक में या किसी इंस्टीट्यूट में जमा करा देता है, वो 1000 रुपये नहीं बल्कि 25,000 रुपये हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बैंक में अपने पैसे को जमा कराते हैं, उस पैसे से जो मार्केट में मनी का फ्लो क्रिएट होता है, यानी कि जब हम एक पैसा डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपये, उस पैसे को बैंक लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं, फिर वही पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, फिर वही पैसा लोन के रूप में आता है, और ये लोन और डिपॉजिट का जो सिलसिला शुरू होता है आपके 1000 रुपये के कारण। तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा फ्लो 25,000 रुपये बन जाता है, और 25,000 रुपये का जो लोन मार्केट में पहुंच गया, अगर एक एक बिजनेसमैन 10% भी प्रॉफिट कमाता है तो ये 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इस 25,000 से। यानी कि आपके 1000 के कारण देश में 25,000 रुपये बने, जिससे कि 2500 रुपये न्यू क्रिएट हुए। तो आपका 1000 अगर आप अपने पास रखते, सेव करके रखते, अपने घर में अलमीरा में बंद करके रखते, तो वो 1000 ही रहते। लेकिन अगर आप उसे बैंक में जमा करा देते हैं, तो जो मार्केट में क्रेडिट का क्रिएशन है, जो साख सर्जित होती है, जो मनी फ्लो क्रिएट होता है, वो 25,000 का क्रिएट हो जाता है। ये कैसे होगा? इस बात को समझिएगा कि लोन को डिपॉजिट करना है और फिर वो डिपॉजिट लोन के रूप में आएगा। तो ये सारा का सारा जब सिस्टम चलता है, तो इसका एक रूल ये होता है कि जितना आप डिपॉजिट करते हैं उसमें से एक वैल्यू कहलाती है CRR, और उस CRR के अलावा जो पैसा बचता है उससे आप जब लोन के रूप में देते हैं, तो वहां से पता चलता है कि देश में कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ है, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कितना होगा। बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं जो साख का सृजन है। यानी कि अगर आपको देश का डेवलपमेंट करना है, देश में इनकम को इंक्रीज करना है, तो अपनी सेविंग को क्या करना होगा? आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो बैंक में रखना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको रिटर्न मिलता है, शेयर मार्केट में लगाना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो बिल्कुल ये BPSC कवर करेगा।
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक टॉपिक रहेगा बिल्कुल नितेश, लेकिन वो एक ही टॉपिक होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये CRR पे डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हो तो ये डिपेंड करता है कि CRR कितना है। ये अभी 4% चल रहा है, यानी कि हर बैंक को जितना भी बैंक में पैसा जमा होता है उसका 4% RBI को देकर बाकी वो लोन के रूप में दे सकता है। तो अगर 4% को हटा दिया जाए, यानी 4% की वैल्यू निकाली जाए, तो ये 25,000 रुपीज़ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भारत में लोग सेविंग बहुत करते हैं, शहरों या गांव के अंदर हम बात करें, वो सेविंग करना, जनरेट करना बहुत आसान है, उस सेविंग को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास जो सेविंग थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर होती है, उस सेविंग को आपको कलेक्ट करना है। ये कलेक्ट करने का जो काम करते हैं, बेसिकली आप अपने 1,000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये ले जाकर बैंक में जमा करते हैं, जो कि वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होकर करोड़ों रुपए बन जाते हैं, और फिर उससे देश के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करना। तो जो पूंजी का निर्माण है वो शुरू होता है सेविंग से, और सेविंग से वो बैंक में पहुंचती है, बैंक से वो कंपनीज में पहुंचती है। जब वो 1,000 रुपये की सेविंग बैंक में पहुंचती है तो मार्केट में जाने के बाद वो 25,000 रुपये की बन जाती है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल यूपीपीसीएस मेंस के लिए इनफ तो नहीं होगा, बल्कि ये हेल्पफुल होगा चेतन, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें भी आजकल डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया यूपीपीएससी के अंदर, और उसके लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत कुछ एडवांस भी करना होगा। तो ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा, आप एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल आशीष, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बिल्कुल कोई नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने होंगे, आप सब कुछ यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से बात आपको क्लियर हो रही है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि देश में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कौन करता है। तो आपको पता है कि जो साख होती है, जो क्रेडिट होता है, यानी कि उसका सर्जन करने वाला कौन होगा, तो बैंक होंगे। उनको कंट्रोल करने वाला कौन होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उनको कंट्रोल करने वाला आरबीआई होगा। तो एक का काम है मनी को क्रिएट करना, सेविंग करना, उस सेविंग को बैंक तक पहुंचाकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, जिससे कि वो पैसा कई टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से आपको समझना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो किसी देश का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस देश में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा, यानी वो सेविंग को कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस देश में कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण की दर अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, बेहतर देश कहलाएगा। तो पूंजी निर्माण की जो दर है उस पर डिपेंड करता है देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये कौन करता है, ये बैंक करते हैं। इन्हें कंट्रोल कौन करता है, तो इन्हें कंट्रोल आरबीआई करता है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बिल्कुल ये 1,000 रुपये जब देवव्रत आप जमा करते हैं तो याद रखिएगा कि उस 1,000 रुपये को जब बैंक में जमा करते हैं, ये जो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो का जो कि 4% है, यानी कि 40 रुपये बनता है, इतना रखने के बाद बैंक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या लोन देने के लिए 960 अवेलेबल होते हैं। ये 960 रुपये जब लोन दिया जाता है किसी को और वो उस पैसे को अपने बिजनेस के लिए खर्च करता है, यही 960 रुपये किसी और की इनकम भी बन जाते हैं। जिसकी ये इनकम होते हैं वो थोड़ा आगे खर्च करता है और कुछ कुछ सेव करता है इस 960 में से, और ये मानते हैं कि देश में ये थोड़ा थोड़ा करके फिर से 960 रुपये जमा हो जाते हैं, जिसका कि 4% आपको CRR रखना है। और ये जब 4% आप रखते हैं, इसकी जो वैल्यू बनती है उसे कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो फिर से आप लोन के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से
फिर ये पैसा बैंक में एक बार दोबारा से जमा होगा, उसका CRR रखने के बाद जो अमाउंट होगा फिर लोन के रूप में जाएगा। जब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके एंड तक आते आते इसका जो समेशन होगा वो 25,000 का हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले के बेस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बिल्कुल उम्मीद है देवरा समझ में आया है, तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा यूपीएससी के लिए, बिल्कुल हेल्प मिलेगी आपको। एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा यूपीएससी का आपके साथ। तो यहां पर एक बात याद रखनी है, लेकिन अगर इस पूरे फ्लो के साथ अगर मैं तीसरी चीज जोड़ देता हूं, जो कि सरकार है वो कंज्यूमर से भी टैक्स लेती है, वो प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेती है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो कंज्यूमर से लिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो वो प्रोड्यूसर से लिया जाता है, जीएसटी जो दुकानदार से लिया जाता है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर की जेब से ही जाता है। तो ये जितने भी टैक्स लेने का काम है ये सरकार करती है, लेकिन सरकार इस पैसे को ही फिर दूसरे राज्यों के लिए या देश के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट जो करती है वो टैक्स के रूप में करती है। अगर थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो उसका काम हो गया टैक्स कलेक्ट करना और वेलफेयर स्कीम्स स्टार्ट करना। फोर्थ की अगर हम बात करें कि ये दोनों देश के अंदर हैं और इसके साथ साथ ये जब देश के बाहर भी डील करना शुरू कर देते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, कंज्यूमर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। तो जब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि फोर्थ सेक्टर ऑफ थ्योरी, जिसे कि ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है। अब तक थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया है आज की क्लास में। देखिए ये बिल्कुल अच्छे लेवल पर आपको पढ़ना है, अच्छे लेवल पर आपको समझना है। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात तो जिसने पूछी थी मुझे याद तो नहीं है उसका नाम, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल समझ के चलिएगा, पढ़ के चलिएगा। मेरी क्वालिफिकेशन जस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। तो अगर इससे आप सेटिस्फाइड हैं मेरी क्वालिफिकेशन यूजीसी नेट से, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा साथ में। तो बिल्कुल बैंक के लिए यूजफुल रहेगा, स्पेशली तौर पर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पूरा का पूरा पेपर जो होता है आपका वो इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज पर ही आता है। तो बिल्कुल 2 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, लगभग 1.5 घंटे की क्लास पर डे होगी और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी आपकी, और उसके बाद 2 महीने के टेन्योर में हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो RECP क्या क्लोज इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो मैनक RCEP जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। हरितुम्ब्रा बिल्कुल, तस्लीम बिल्कुल, आईपैड बट नाउ रिमेन, कोई इशू नहीं है। तस्लीम आपके पास सब कुछ होगा। टाइम क्रैश करेगा बिल्कुल नहीं करेगा। आसिफ बिल्कुल आप बस जुड़े रहिए, बने रहिए। तो केशव इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, बस आप समझ जाइए, ध्यान से देखिएगा। तो एक इकोनॉमी के अंदर 2 लोग हैं, एक कंज्यूमर है और दूसरा प्रोड्यूसर है। बिल्कुल नहीं करेगा आसिफ, कोई इशू नहीं होगा, आपको समझिएगा। तो एक कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर है, ये दोनों ही इकोनॉमी के पार्ट्स हैं। यानी भारत की अगर हम बात करें तो 125 करोड़ की आबादी जो भारत की है, हर इंसान कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। ध्यान से समझिएगा एक बात को, जो कंज्यूमर है उसका काम है डिमांड करना, यानी वो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, और प्रोड्यूसर का काम है सप्लाई करना। एक व्यक्ति जो डिमांड करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, जिसका काम है मांग उत्पन्न करना, डिमांड करना। दूसरा व्यक्ति जो उत्पादक है, इसका काम है सप्लाई यानी कि पूर्ति करना। जब कोई व्यक्ति डिमांड करता है कंज्यूमर, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसे खर्च करना होता है, जिसे कंजम्पशन कहा जाता है, यानी कि उपभोग कहा जाता है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो कंज्यूमर डिमांड करता है और उस डिमांड के लिए जो खर्च करता है उसे कंजम्पशन कहा जाता है। प्रोड्यूसर का काम है सप्लाई करना, और इस सप्लाई के लिए
जितना भी वो प्रोडक्शन करता है यानी कि उत्पादन करता है उसे उत्पादन या प्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का काम है और कंजम्पशन कंज्यूमर का काम है। बिल्कुल विनीत, एक बार हम जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करंट अफेयर भी होगा इस बैच में जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड होगा। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोडक्शन से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, जबकि एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता है इसलिए कि वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता है कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उपभोक्ता का लक्ष्य क्या होगा। तो आपको याद रखना है, एक कंज्यूमर जो कंजम्पशन करता है उसका एक ही लक्ष्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, जबकि एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उसका एक ही लक्ष्य है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। लेकिन दोनों के सामने एक ही प्रॉब्लम आती है। कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम है कि वो क्या परचेज करे और क्या परचेज ना करे, जबकि प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और क्या प्रोड्यूस ना करे। तो दोनों के सामने एक ही प्रॉब्लम है कि क्या सेलेक्ट करें और क्या सेक्रीफाइस करें। इसीलिए दोनों अपनी हेल्प करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, यानी कि कंज्यूमर एक ग्राफ बनाता है जिसे IC कहा जाता है, यानी कि इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो इनडिफरेंस कर्व होता है बेसिकली याद रखिएगा, जिसे अनादिमान वक्र कहा जाता है हिंदी में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अनादिमान वक्र कौन बनाता है, अनादिमान वक्र किसके द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखना है इनडिफरेंस कर्व बनाने वाला कंज्यूमर है, यानी कि इनडिफरेंस कर्व आपको ये शो करता है कि किस ऑप्शन से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो ऑप्शन आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता होगा, जो ऑप्शन आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता होगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, बाकी को सेक्रीफाइस कर देंगे। यही प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के साथ है कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करे जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो वो भी एक ग्राफ बनाता है जिसे PPC कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है अपने आप में याद रखिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब इसमें ध्यान रखना है कि इससे पता चलता है कि कितना उत्पादन होने की संभावना है। जहां से मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा इस PPC कर्व के द्वारा, जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा वी एज्यूम कि वहां मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर प्रोड्यूसर PPC कर्व बनाता है, और जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढना हो तो वहां इनडिफरेंस कर्व है जो कि कंज्यूमर बनाता है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता है, हु क्रिएट द डिमांड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिमांड किसके द्वारा क्रिएट की जाती है। तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि डिमांड क्रिएट करने वाले को कंज्यूमर कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आसिफ। तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सोनू बिहार SI के लिए होगा, और ये UP PCS 2019 जो दिसंबर में है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी हम नवंबर की शुरुआत में हैं, तब तक हम काफी कुछ कर चुके होंगे। तो बिल्कुल मैं नोट कराऊंगा जी, आपको एक एक बात आपको समझाऊंगा। लेकिन जो सप्लाई करता है, यानी कि सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, सप्लाई किस पर निर्भर करती है, तो वो प्रोड्यूसर होगा। अगर पूछता है कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव होगा, और प्रोड्यूसर की बात करें जो कि उत्पादक करते हैं, उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होगा। इनडिफरेंस कर्व जो होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम का सवाल है, 2017 में पूछा गया एग्जाम के अंदर, एन इनडिफरेंस कर्व शो द लेवल ऑफ। तो बिल्कुल SK ज्योग्राफी का जो एक्टिव नहीं हुआ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इनडिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करता है, और इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए एग्जाम के अंदर कि वो कंजम्पशन का लेवल शो करता है, ध्यान से समझ में आएगी बात आपको, प्रोडक्शन लेवल शो करता है, इन्वेस्टमेंट लेवल शो करता है, या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल शो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को देखने पर आप बता सकते हैं कि एक
इंडिफरेंस कर्व जब कंज्यूमर बनाता है तो कंज्यूमर हमेशा इसके अंदर सेटिस्फेक्शन को ढूंढता है, यानी एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है, और इस सेटिस्फेक्शन में से वो सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो बिल्कुल उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल यूपी पीसीएस के लिए होगा सूरज, ये बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, यूपी एसआई सब के लिए होगा। बिल्कुल करंट अफेयर भी होगा सुरेंद्र इसके अंदर, जो भी इकोनॉमिकल रिलेटेड करंट अफेयर से वो जरूर होगी। बिल्कुल नमस्ते सूरज। तो यहां पर ध्यान में समझ में आ रही है बिल्कुल आपको बात कि एक का काम है सेटिस्फेक्शन लेवल को ढूंढना, दूसरे का काम है प्रॉफिट लेवल को ढूंढना। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि एक प्रोडक्शन करता है, दूसरा कंजम्पशन करता है। ध्यान से सुनना है इस बात को कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो मुंबई में है और जो कंज्यूमर यानी कंजम्पशन करने वाला है वो दिल्ली में है। वो दिल्ली वाला तो बार बार आपका मुंबई जाएगा नहीं परचेज करने के लिए, या फिर जो मुंबई में कंपनी है वो बार बार आपकी दिल्ली नहीं आ सकती। इस केस में आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन दोनों के बीच में एक और प्रोसेस होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वो मुंबई वाली फैक्ट्री जो प्रोडक्शन करती है वो अपने किसी एजेंट को प्रोवाइड करती है, वो एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर से कंज्यूमर को मिलता है। यानी कि प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंजम्पशन होगा। तो बेसिकली तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है वो तीन चीज़ों में बढ़ गई। पहला प्रोडक्शन करना, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करना और तीसरा कंजम्पशन करना। वस्तु बनाना, उसको दूसरी जगह डिलीवर करना, पहुंचाना और उसको खरीद कर इस्तेमाल करना। दीज आर द थ्री एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स: उत्पादन, वितरण और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है। एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कंज्यूमर का काम है डिमांड करना और प्रोड्यूसर का काम है सप्लाई करना। एक बनाता है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बनाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें समझिएगा ध्यान से कि क्या होते हैं दोनों चीजें। देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व जो कि कंज्यूमर बनाता है, और इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड आपको एक पॉइंट बताया गया कि ये सेटिस्फेक्शन का लेवल प्रोवाइड करता है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है जिसे कि हिंदी में अनादिमान वक्र कहा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम के अंदर, जो कि सीजीएल का भी पार्ट है और हमारे सीडीएस का भी क्वेश्चन है। सीडीएस 2019 के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको ध्यान से समझिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है बेसिकली तौर पर होगा क्या कि आपके पास दो ऑल्टरनेट हैं, दो गुड्स हैं, एक्स एंड वाई। हमेशा याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व कौन बनाता है। तो आपको बताया गया कि ये जो कर्व है ये कंज्यूमर के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि उपभोक्ता के लिए यूजफुल होता है, जिसे डिसाइड करना है दो प्रोडक्ट में से क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। दूसरी बात यह है कि यहाँ टू गुड्स होती हैं, दो वस्तुएं हैं जिसमें एक्स और वाई होंगी। तो दो गुड्स हो सकती हैं, एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं, या दो कोई अलग अलग प्रोडक्ट के नाम आप दे सकते हैं। इन दोनों के जितने भी ऑल्टरनेट बनते हैं, यानी अगर आप एक वस्तु की ज्यादा डिमांड वैल्यू बढ़ाते हो तो दूसरे की आपको कम करनी होगी। तो एक का बढ़ाने पे दूसरा कम हो जाता है, एक का कम करने पे दूसरा ज्यादा हो जाता है। ये दो गुड्स होंगी और ये दोनों गुड्स में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वस्तु कितनी खरीदी जाए जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका जो ग्राफ है बेसिकली वो इस तरह से बनता है, जिसे हम IC कहते हैं। यानी कि एक तरफ वस्तु X की बात होती है, X है,
और दूसरी तरफ वस्तु y की बात होती है, यानी कि दो वस्तुएं हैं, अगर एक को कम करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे कि ये कैसा कर्व बनता है, तो जब भी नेगेटिव रिलेशन आता है दो चीजों के अंदर तो उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप आता है। एक कम तो दूसरा ज्यादा होगा, एक ज्यादा तो दूसरा कम हो जाएगा। ये दो वस्तुओं की पूरी डिटेल पे बात कर रहा है, बिल्कुल आप समझिएगा सुरेंद्र ध्यान से। और एक ज्यादा या कम होता है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना होगा इस कर्व के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर नजर आते हैं, मान लीजिए कि ये पहला ऑप्शन है, इतनी वस्तु इतनी और इतनी वस्तु खरीद सकते हैं, अगर इसकी कम कर देते हैं तो दूसरे की फिर इतनी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन देखिएगा तो इसकी इतनी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस एक कर्व पर बनकर नजर आते हैं, या चार ऑप्शन लेते हैं हम, तो आप देखिएगा कि जितने भी ऑप्शन नजर आते हैं, जितना सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पर होगा उतना ही बी पर भी होगा, उतना ही सी पर होगा और उतना ही डी पर होगा। ये चारों के चार जो ऑप्शन हैं ए बी सी डी ई, यानी कि एक्स वस्तु की इतनी इतनी क्वांटिटी, बी वस्तु की इतनी क्वांटिटी, तो एक इंडिफरेंस कर्व जो पूरा का पूरा चार ऑप्शन के साथ बन रहा है, आप देखेंगे कि इस पर जो सेटिस्फेक्शन होगा वो एक जैसा होगा, यानी कि पूरे के पूरे आईसी कर्व पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा या सिमिलर सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक कर्व पर। यानी कि कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, ए बी सी या डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन चुनते हैं, सेटिस्फेक्शन आपका एक बराबर रहेगा। तो ये कैसा कर्व बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बिल्कुल फरहा। तो दूसरी बात यह कि दो वस्तुओं का होगा और एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसके आगे एक और कर्व बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर इसके आगे आप एक और कर्व बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसका सेटिस्फेक्शन का लेवल है, इस पर जो भी ऑप्शन होंगे, जो भी ऑल्टरनेट आप यहां बनाते हैं, जो भी पॉइंट आप बनाएंगे, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसके पीछे एक कर्व बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम रह जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे यहां ध्यान से, तो जितना कर्व आगे की तरफ जाएगा, अगर इस कर्व पर आप देखिए कि 100 सेटिस्फेक्शन है, किसी भी चीज को आप डिफाइन करिएगा तो इससे ज्यादा 150 होगा और इससे पीछे जाएंगे तो ये 50 हो सकता है। यानी कि जितना ऊंचा कर्व बनेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, हाई इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर आईसी कर्व होगा तो उसका हाई सेटिस्फेक्शन को ही शो करेगा। तो बहुत ध्यान से समझ में आनी चाहिए बात आपको कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, जो कि आपको ये बताता है कि कौन से ऑल्टरनेट में से क्या सेलेक्ट करना है और क्या सेक्रीफाइस करना है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, जितना सेटिस्फेक्शन इस पर मिलता है उससे ज्यादा इस पर मिलेगा और उससे ज्यादा इस पर मिलेगा। तो बेसिकली आप जानते हैं हमेशा ही कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, आप चाहेंगे कि इस थर्ड वाले को टच किया जाए, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर कि आप इनमें से कौन से सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास इनकम बहुत कम है तो शायद आप इतना ही सेटिस्फेक्शन ले पाएंगे, इनकम ज्यादा है तो आप इस सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सकते हैं, इनकम और ज्यादा है तो आप इस सेटिस्फेक्शन पर। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव हमेशा यही चाहता है कंज्यूमर का कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही अचीव किया जाए। इसीलिए याद रखिएगा कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक नियम काम करता है, जब एक वस्तु को आप बढ़ाते हैं और दूसरी को जब घटाना शुरू करते हैं तो पहले बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप एक वस्तु खरीदते हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है, वो हर बार पहले से कम होती चली जाती है। आपको बहुत भूख लगी है, आपने पहली रोटी खाई, जितना सेटिस्फेक्शन पहली रोटी खाने से मिलेगा, दूसरा सेट जो होगा वो सेटिस्फेक्शन दूसरी रोटी से थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी रोटी अगर आप खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। चौथी रोटी खाने के बाद मान लीजिए कि आपका पेट भर जाता है और उसके बाद अगर आप कोई रोटी खाते हैं तो रोटी खरीदने का खर्चा तो हो सकता है पर उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि हर चीज से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम होता चला जाता है, एक समय के बाद सेटिस्फेक्शन मिलना
बंद हो जाता है, और मान लीजिए उसके बाद भी आप रोटी खा लेते हैं, और वो रोटी खाने के बाद क्या होगा कि खर्च तो फिर भी होना है, लेकिन उससे मिलने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपने खाया था वो आपको वॉमिट हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा बाहर हो जाएगा, तो आप फिर से भूखे हो जाएंगे। तो एक लिमिट तक किसी का इस्तेमाल करना तो बेहतर है, उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर आपको नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, वो लॉस करना शुरू करता है। तो यानी पहले जितना आप एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट कम करते हो, दूसरी बार में उतनी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला। तीसरी बार में और कम करोगे, चौथी बार में और कम करोगे, यानी हर बार उसके बदले में जो यूनिट है वो कम करते। तो बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रही है बात आपको। तो होता क्या है कि इस पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो एक जैसा होगा, इस पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एक जैसा होगा, हर पॉइंट पर अपना सेटिस्फेक्शन होगा। हम मैक्सिमम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको आवाज आ रही है बिल्कुल। और इसमें से ये डिपेंड करेगा हमारी इनकम पर कि हम कौन सा टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हर बार जो हम एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं वो पहले से कम होगी, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन हमें पहली बार में से मिलता है सेकेंड टाइम से उतना नहीं मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक नियम चलता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से समझ में आ रही है बात आपको। तो बिल्कुल साउंड आपको आएगा, माइक बिल्कुल बंद नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। खोलो। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना होगा, और अब ध्यान से देखिएगा कि अगला करो और इसका इंग्लिश में नहीं है। तो बिल्कुल अब बोर्ड पर आप देखिएगा, बिल्कुल यही फर्स्ट चैप्टर है सुरेंद्र, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, और इन 3 स्टेटमेंट के साथ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया है आपसे, और अगर आप इतना पढ़ने के बाद इसका रिप्लाई नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप समझिएगा कि बहुत मुश्किल हो सकती है फिर आपको, अगर ऑफिसर बनना है तो दूसरे से बेहतर नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल फरहा ये यूट्यूब पर नहीं होगा, ये सिर्फ आपका कैरियर विल ऐप पर ही होगा। तो याद रखिए कि आपके पास 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। पहला ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। ये बात सही है या गलत है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट वन इज द कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन,
हिंदी में आप देख सकते हैं ये उदासीनता जो वक्र कहलाता है ये मूल की ओर उत्तल है या नहीं है। तो आप इस पॉइंट को देखिएगा, ये ओरिजिन पॉइंट है और इससे जब इस तरह का कर्व बनाते हैं तो इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि उत्तल कहा जाता है इसे। तो ये ओरिजिन की ओर उत्तल है यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो आप देखेंगे कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही नजर आ रही है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि उच्च उदासीनता वक्र जो होता है जिसे अनादिमान वक्र कहते हैं, तो आप देखेंगे कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितना कर्व आगे जाता है उतना सेटिस्फैक्शन हाई होता है, जितना पीछे जाता है उतना कम हो जाता है। तो रोहित बी बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कट ईच अदर। क्या दो कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं? तो आप सोचिए, क्या जो 100 वाली लाइन है वो 150 से आगे जा सकती है, या 150 की लाइन जो है वो 100 से पीछे हो सकती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाई है वो हाई रहेगा, जो लॉ है वो लॉ रहेगा। तो दो कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द आर करेक्ट, इनमें से कौन सी सही हैं? तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है देवव्रत, और हमेशा याद रहेगा आपको ये जवाब, अब कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला भी सही है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है, और दूसरा सही है कि ये इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो वीरेंद्र बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, इट इज अ CDS क्वेश्चन ऑफ 2019। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती चली जाती है, क्योंकि हर बार आप पहले से कम यूनिट उसके बदले में छोड़ते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो जाता है। तो एक इंडिफरेंस कर्व है जो कंज्यूमर बनाता है, और दूसरा PPC कर्व होता है, आप जानते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है जिसे। और उसको ध्यान से समझिएगा इसके बाद। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, ये सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करता है। दूसरी चीज आपको समझ में आती है कि ये हाई इंडिफरेंस कर्व हमेशा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। ये दो वस्तुएं हैं, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी को कम करना होगा, इसलिए इसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। गुड इवनिंग यशवीर। दूसरी बात हम कर रहे थे, दैट इज PPC, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात कर रहे थे। तो PPC क्या है, बेसिकली तौर पर आपको याद रखना है, ये एक कर्व है जो कि प्रोड्यूसर बनाता है। यानी जब प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना हो कि वो कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करे, X या Y का प्रोडक्शन करे, या दोनों का ही प्रोडक्शन करे, तो कितनी क्वांटिटी में करे, इसलिए जो प्रोड्यूसर एक कर्व बनाता है दैट इज PPC कर्व। हमेशा याद रखना है PPC कर्व में भी दो गुड्स की बात होती है, हमेशा कर्व में दो ही साइड होती है, तीसरी साइड होती नहीं, इसीलिए यहां पर दो गुड्स होंगी, X एंड Y की हम बात कर लेते हैं। तो दो गुड्स में क्या प्रोडक्शन करना चाहिए ये बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है जब एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरी का कम करना होगा। X का कम करेंगे तो हम Y का बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन के कारण जो भी कर्व बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। याद रखना है कि X और Y दो गुड्स हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, यानी कि इसका ढाल नीचे की ओर होगा हमेशा ही, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरे को कम करेंगे। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम दो गुड्स का प्रोडक्शन करने की बात करते हैं, उन प्रोडक्शन के अंदर तो एक चीज का प्रोडक्शन जब हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को हमें कम करना पड़ता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। इस तरह से दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक तरफ X वस्तु नजर आएगी और दूसरी तरफ B यानी कि Y वस्तु होगी। X और Y है तो यानी अगर हम Y का इतना करेंगे तो X का 0 हो जाएगा, O हो जाएगा। अगर हम X का Y का कम करते हैं तो X का बढ़ जाएगा। आप देख पाएंगे तो जब भी आप एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरी को आपको कम करना होगा। तो जितने भी ये पॉइंट हैं जो भी यहाँ बन सकते हैं
उन्हें आपको ध्यान से समझना है। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे को आपको कम करना होगा। ये प्रोडक्शन का लेवल शो करता है और इसमें से आप हमेशा उस प्रोडक्शन को सिलेक्ट करते हैं जो आपको मैक्सिमम देता है। लेकिन याद रखें, एक के बदले में जब हम दूसरे प्रोडक्शन को कम करते हैं तो यह एक नियम काम करता है। पहली चीज तो ये कि कॉनकेव टू ओरिजिन है, ये आप देख रहे हैं इसे, ये कॉनकेव कहलाता है। अगर सी शेप में बना होता है तो वो कॉन्वेक्स कहलाता है। ये कॉनकेव है ओरिजिन की तरफ। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में देखना है यहाँ पर कि जब आप इस पूरे के अंदर बात करते हो तो एक वस्तु का जब उत्पादन बढ़ाओगे तो दूसरे का कम करना होगा। तो क्वेश्चन हटा दो भाई। तो याद रखिएगा कि कॉनकेव टू ओरिजिन होगा और यहां एक नियम काम करता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब आप एक ऑल्टरनेट को सेक्रीफाइस कर देते हो दूसरे को सेलेक्ट करने के लिए तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देखेंगे कि जितनी बार आप एक यूनिट को कम करते हो तो दूसरे के लिए आपको बढ़ाना पड़ता है या दूसरे के लिए आपको घटाना पड़ता है, तो हर बार जो अवसर लागत है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। तो ये कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स था, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो भी एक्स और वाई वस्तु की बात करता है, यहां भी एक्स और वाई है। लेकिन आईसी को कंज्यूमर बनाता है और पीपीसी को प्रोड्यूसर बनाता है। पीएनजी लगा ना? अरे एक मिनट आखिरी लाइन है वही पीएनजी। तो याद रखेंगे, बोर्ड पर बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है आपको। ये जो पीपीसी है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और वो क्वेश्चन ये है कि द स्टेटमेंट अबाउट पीपीसी आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो पीपीसी के बारे में करेक्ट है? द फर्स्ट वन इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। ये उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है ये कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर के द्वारा और जो पीपीसी है वो प्रोड्यूसर के द्वारा बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जानते हैं जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, जबकि ये कॉन्वेकेव टू ओरिजिन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वहां पर जो नियम चलता है इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि हर बार ये होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, इट मींस द सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं और इस तरीके से आपको याद रखना है पीपीसी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई है। फरहा तो फलहा और आर करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकंड वन इज अ रॉन्ग, इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन एंड देन ऑप्शन इज गिवन इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इट इज अ रॉन्ग लाइन। तो सेकंड वन इज अ रॉन्ग, तो इट मींस सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि बात को समझ में आई है। तो जल्दी से आज की क्लास को समराइज कर लेते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है आज की बातें आपको और जल्दी से समझिएगा ध्यान से। तो पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन हटा दो। पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स हमेशा याद रखनी है कि दो अल्टरनेट में से एक सिलेक्ट करना है, दूसरा सेक्रीफाइस करना है। जो सेक्रीफाइस कर दिया उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टैक्स पेइंग पब्लिक पर ट्रांसफर हो जाती है। जो इकोनॉमिक्स है वो स्कैर्सिटी से रिलेट करती है। स्कैर्सिटी का मतलब है लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। तो जहां स्केयर होगा वहां इकोनॉमिक्स होगा। और दूसरा मतलब है मनी के साथ, जो एक्टिविटी मनी से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मनी रिलेटेड नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक है। तो सोशल वर्क, कल्चरल वर्क, रिलीजियस वर्क करना नॉन इकोनॉमिक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी किसी भी सेक्टर में काम करना हो वो आपका इकोनॉमिक है। डिमांड कंज्यूमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट। इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। क्रेडिट क्रिएशन हमारे सीआरआर पे डिपेंड करता है और क्रेडिट क्रिएशन करना हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम का काम है, जिसे कंट्रोल करने का काम देश की संस्था आरबीआई करती है।
और देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और ये रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा इसी से क्लास कंटिन्यू करेंगे हम अगली। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आया है। देखिए, लेवल को हाई नहीं करेंगे तो दूसरे से बेहतर नहीं बनेंगे। आप कितना भी ले आइए मार्क्स, लेकिन अगर दूसरे के नंबर आपसे ज्यादा आते हैं तो आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो वो सारे के सारे बेकार हैं। और अगर आप दूसरे से बेहतर हैं तो आप कितने भी कम मार्क्स ले आइए लेकिन आप हमेशा क्वालिफाई करते हैं। हमें बेहतर चीज बनना है। तो आज इंट्रोडक्शन की हमने बात की है, क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर कराए थे ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे आपको, और साथ साथ आपकी क्लास भी आप देख सकते हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाएगी तो बिल्कुल चैप्टर वाइज ही कराएंगे हम, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसिफ, आपको समझ में आ रही है एक एक बात, हिंदी में भी समझेंगे हम, क्लास नोट्स भी मिलेंगे जमील प्रिंस। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास यानी कल 6:30 बजे मिलेंगे। और जब आप सारी क्लासेस देख लेते हैं, डेमो क्लासेस, तो अपना डिसीजन आप आगे जोड़ सकते हैं। तो लेवल बहुत अच्छा रखने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच।